नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक नई घटना के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जी हाँ, मैं उसी श्रीप्रकाश शुक्ला की बात कर रहा हूँ जो कि 90 के दशक का सबसे खूंखार अपराधी बताया जाता है। श्रीप्रकाश शुक्ल का जन्म 1973 में हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 25 वर्ष की थी। हट्टा बाजार के निकट ममखोर के उत्तर प्रदेश गांव में हुई थी। शुक्ला अपने गांव के जाने माने पहलवान थे और खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई कुश्ती खिताब भी जीते। जी हाँ, उसी श्रीप्रकाश शुक्ला के बारे में बताया जाता है कि श्रीप्रकाश शुक्ला 90 के दशक में एक बार की बात है कि जब अपने देशबंधु कॉलेज गोरखपुर में पढ़ता था तो गोरखपुर में उसका एक आदत थी जो उसके घर की जो बताई जाती है कि वो इतना मनबड़ शुरू से ही था कि अपने घर की लाइसेंसी जो है पिस्टल वो स्कूल लेकर जाया करता था जब वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई करता था। उसके बाद श्रीप्रकाश शुक्ला श्रीप्रकाश शुक्ला को ऐसा बताया जाता है कि किसी ने मेला लगा हुआ था, दशहरे का टाइम चल रहा था, किसी ने श्रीप्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजाया। उसके बाद श्रीप्रकाश शुक्ला ने उसको पहले मौत के घाट उतारा, उसको गोली मार दी और श्रीप्रकाश शुक्ला ने पहली हत्या की। उसके बाद श्रीप्रकाश शुक्ला जो है वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गया और छिप गया। फिर उसके बाद वो किसी तरह से अपने साथ के जो दोस्त थे उन्होंने ले जा करके उसी श्रीप्रकाश शुक्ला को कहाँ मिलवाया, मोकामा बिहार में मिलवाया। बिहार में उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा तो कहीं ना कहीं माने और जाने जो हस्तियाँ थी वो कहीं ना कहीं डर के माले अपने अपने घरों में दबक जाया करती थी। ऐसी दशा थी उस खूंखार अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मानपुर गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो जो है कि एक पहलवान था और उसने कई खिताब भी जीते, कई मेडल भी जीते। और उनके पिताजी के बारे में बताया जाता है श्रीप्रकाश शुक्ला के उसके पिताजी एक पेशे से ठेकेदार थे जो कि किसी प्रकार की घर में कमी नहीं थी और अपने परिवार अपने बच्चों के लिए उनके पिताजी ने जो भी कुछ हो सका वो किया। लेकिन श्रीप्रकाश शुक्ला जो कि जिसका दिमाग जराइम की दुनिया में लग गया, उसके बाद जराइम की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते श्रीप्रकाश शुक्ला जब श्रीप्रकाश शुक्ला मोकामा बिहार में मिला तो उसने तांडव मचाना शुरू किया और बिहार के जाने माने मंत्री ब्रिज प्रसाद बिहारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। फिर उसके बाद जब गोली मारी गई तो पूरे भारत में उसके नाम का तहलका बच गया, यानी वो मोस्ट वांटेड घोषित हो गया। उसके बाद फिर उसने लखनऊ उसको भेजा गया, मतलब उत्तर प्रदेश उसको भेजा गया गोरखपुर में। मोकामा को खबर लगी कि गोरखपुर में टेंडर की शुरुआत हो चुकी है तो रेलवे के टेंडर लेने के लिए श्रीप्रकाश शुक्ला कहीं ना कहीं मोकामा ने उसको भेजा कि अब जाओ और टेंडर दो और हमें भी कुछ चाहिए और तुम भी अपना काम करो। तो श्रीप्रकाश शुक्ला ने कहा कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं और गोरखपुर में ऐलान किया कि जो भी मेरे बीच में, मेरे टेंडर के बीच में आएगा, मेरे ठेके के बीच में आएगा, मैं उसको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। और ऐसा ही श्रीप्रकाश शुक्ला ने किया क्योंकि उस समय एक व्यक्ति थे जिसका नाम विवेक सिंह बताया जाता है जो कि वीरेंद्र शाही उस समय वर्तमान में विधायक थे, उनके साथ उसका गहरा संबंध माना जाता है। विवेक सिंह नहीं माना, विवेक सिंह ने जो है ठेके के लिए अप्लाई किया और विवेक सिंह को गोरखपुर के गोलघर में घेर करके उसने गोली मार दी दिन दहाड़े। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर केस हुआ। वीरेंद्र शाही वर्तमान में विधायक थे और सरकार की पैनी नज़र श्रीप्रकाश शुक्ला के ऊपर पड़ गई। उसके बाद श्रीप्रकाश शुक्ला को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे बचने का कोई तरीका नहीं है, अगर वीरेंद्र शाही जिंदा रह गए तो मैं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता हूं। तो श्रीप्रकाश शुक्ला ने एक और चाल चली और उसमें कहीं ना कहीं जो भी जिस प्रकार से वीरेंद्र शाही को लखनऊ में उसने मौत के घाट उतारा। उसके बाद श्रीप्रकाश शुक्ला जो कि मोस्ट वांटेड घोषित हो गया था 90 के दशक में, उसके नाम का खौफ इतना था कि पहली बार एसटीएफ गठित की गई उसी श्रीप्रकाश शुक्ला के। एसटीएफ गठित होने से पहले आपको बताता हूं कि श्रीप्रकाश शुक्ला को क्यों मारा गया, क्यों उसका एनकाउंटर किया गया। क्योंकि श्रीप्रकाश शुक्ला को बताया जाता है कि कुछ बड़ी हस्तियों ने मिलकर श्रीप्रकाश शुक्ला को कल्याण सिंह के नाम की सुपारी दे दी। जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश से, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे, उसी मुख्यमंत्री को जान से मारने की जब सुपारी ली शुक्ला ने तो कहीं ना कहीं मुखबिरों को सूचना मिली। उसके बाद प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया। उसके बाद दिल्ली में जो भी एसटीएफ की टीम, पहली बार श्रीप्रकाश शुक्ला का एक चेहरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में दिखाया गया, जिसमें मोस्ट वांटेड श्रीप्रकाश शुक्ला कैसा दिखता है, कैसा है, श्रीप्रकाश शुक्ला की कमजोरी क्या है। तो श्रीप्रकाश शुक्ला कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसने हत्याएं की और जिस प्रकार से जराइम की दुनिया में उसने तेजी से अपना कदम रखा,
वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आने लगा। उसके बाद प्रशासन, जो कि कल्याण सिंह की सुपारी के बाद जब पता चला, तो प्रशासन ने उसको इनकाउंटर करने के लिए अपना जाल बिछाया। तो बताया जाता है कि शिवप्रकाश शुक्ला, जो कि एक तरह से रंगबाज भी माना जाता था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो गाजियाबाद में रहती थी, तो शुक्ला उसके संपर्क में था। फिर किसी दिन पता चला कि शुक्ला गाजियाबाद से होते हुए आ रहा है। एक दिन तो शुक्ला बच गया, लेकिन एक दिन की और बात है कि उसका लोकेशन पुलिस वालों को मिला और एसटीएफ ने, पुलिस नेतृत्व के अंतर्गत पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि AK-47 जैसे खूंखार हथियार को लेकर शिवप्रकाश शुक्ला उस समय 90 के दशक में जराइम की दुनिया का कहीं ना कहीं बेताज बादशाह बन गया था। तो उसी शिवप्रकाश शुक्ला को जब पता चला तो प्रशासन ने उसके कॉल को ट्रेस पर लगाया। वो सिम को बदलता रहता था, मगर उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसका भी नंबर जो है सब रिलायंस पर पुलिस लगा सकती है। तो उसका नंबर सब रिलायंस पर लगाने पर पता चल गया कि इस समय उसका घर कहाँ है और शुक्ला कहाँ मिलेगा। तो गाजियाबाद में शुक्ला को पुलिस ने चारों तरफ घेरा और पहली बार उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन किया गया। उसके बाद शुक्ला को सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन शुक्ला नहीं माना और शुक्ला का एनकाउंटर हो गया। शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो मैं आपको इस कहानी को इसलिए रूबरू करा रहा था ताकि आप लोग जराइम की दुनिया से सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, और जराइम की दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी दशा और दिशा आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से जराइम की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति ना तो कभी खुद सुखी रह सकता है, ना ही समाज उससे खुशी की अपेक्षा कर सकता है। तो आपको इसी प्रकार से रिपोर्ट मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।